बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं पाक ट्रक न्यूज़। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसराइल और यूएई के दरमियान नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद जो है वो तश्कील पा सकता है कि नहीं। कुछ अरसा पहले तक अगर इस तरह की कोई बात की जाती तो उसे बेवकूफ़ी करार दिया जाता या लाइल्मी का नतीजा करार दिया जाता, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद ऐसे किसी भी जो इक़दाम है उसकी तवक्को की जाती है, स्पेशली अगर इसका प्रपोजल जो है वो इसराइल के किसी साबिक फौजी अफसर की जानिब से दिया गया हो। आपको पता है कि इसराइल अगर कोई बात ऑफिशियली ना करना चाहता हो तो उसके जो साबिक हुकाम है, उसके जो साबिक ऑफिशियल्स हैं, उनके मुंह से वो बात करवाई जाती है और पूरी दुनिया में उसे बहुत तवज्जो से सुना जाता है और उसे इंटरप्रेट भी उसी लिहाज से किया जाता है कि ये स्टेट ऑफ इसराइल का मौक़िफ़ है या ये उनका प्रपोजल है। तो ये प्रपोजल जो है कि इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान ऐसा फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया जाए जो कि नेटो तर्ज का हो और उसमें आर्टिकल 5 जो नेटो के दस्तूर का आर्टिकल 5 है उस तर्ज का कोई मैकेनिज्म भी जो रखा जाए और इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद जो है वो ईरान को कंटेन करना। आप जानते हैं कि ईरान जो है वो खलीजी ममालिक का और इसराइल का एक मुश्तरका दुश्मन है और उसके खिलाफ जो दिफा है उसमें ये तमाम ममालिक जो हैं उनका मुत्तहिद होना बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है। अभी हाल ही में इजरायली वज़ीर दिफा बहरीन गए, बेनी गांट्स, उन्होंने वहाँ पर दिफाई ताउन के माहदे पर दस्तखत किए। इसी तरह मराकश के साथ भी एक माहदे पर दस्तखत किए गए जो कि डिफेंस कोऑपरेशन को डील करता है। तो ये दिफाई ताउन के माहदे जो हैं वो तो इन दोनों ममालिक के साथ साइन हो गए। इसी तरह यूएई के साथ भी जो है इस हवाले से बातचीत हो रही है और यूएई ने इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसको खरीदने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की है। यूएई के अलावा सऊदी अरब, जिसने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड जैसे किसी माहदे पर दस्तखत नहीं किए और इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उसके कोई सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, लेकिन ये खबरें काफ़ी अरसे से आ रही हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो खुफिया रवाबित हैं वो इस्तवार हो चुके हुए हैं और दोनों ममालिक की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो आपस में कुछ मौके पर एक दूसरे के साथ ताउन करती आ रही हैं। अब आते हैं नेटो की तरफ। अब नेटो जो है वो बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन के खिलाफ मगरबी यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। इसमें अमेरिका, कनाडा और बाज़ यूरोपीय ममालिक जो हैं वो शामिल हैं और इसका आर्टिकल 5 जो है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि अगर इसके किसी एक रुकन के खिलाफ कोई बैरूनी ताकत हमला करती है तो वो तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके खिलाफ हमला तस्वुर होता है और इस मुआहदे के तहत नेटो इत्तेहाद के तमाम ममालिक जो हैं उस मुल्क के खिलाफ मुतहरिक हो जाते हैं और उसको जो है उसका जवाब दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल 5 है ये तारीख में सिर्फ एक ही मरतबा इन्वोक किया गया और वो अमेरिका की जानिब से इन्वोक किया गया आफ्टर 9/11 और जिसके बाद तमाम नेटो ममालिक ने अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाई का आगाज किया। बातें हैं कि क्या इसराइल और यूएई के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो एक इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार कर सकता है कि नहीं। अब इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि ईरान ने गुज़श्ता कुछ बरसों में अपना जो असर रसूख है मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें यमन है, लेबनान है, इराक है, शाम है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो इन ममालिक के अंदर बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं। आपको पता है कि ईरान की मदद से बशार अल असद ने उन रेबल्स को शिकस्त दी जिनको यूरोप से, अमेरिका से और खलीजी ममालिक की जो है वो सपोर्ट हासिल थी, लेकिन ईरान की मदद से और रूस की मदद से बशार अल असद ने उन्हें शिकस्त दी और वो आज भी जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें हटाया नहीं जा सका। और इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और ईरान की उसके साथ कन्फ्रंटेशन की तारीख से आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो अब बात ये करते हैं कि इससे इसराइल को बुनियादी तौर पर क्या फ़ायदा होगा। इसराइल को एक तो फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह से ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो इसराइल के सरहदों पर मौजूद हैं हिजबुल्लाह की शक्ल में, या गोलन हाइट्स के इस तरफ जो प्रो ईरानी एलिमेंट्स हैं उनकी सूरत में। इसी तरह इसराइल को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ईरान के नेबरहुड में जो है वो उसे इंश्योर कर सके।
दूसरी जानिब ये है कि अगर इसराइल किसी तरह की कोई फ़िज़ाई कार्रवाई करना चाहे ईरान के खिलाफ, तो उसे ये सहूलत मैसर होगी कि वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खलीजी ममालिक को इस्तेमाल कर सके या रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी हासिल कर सके। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो उसे हासिल हो सकेगी, जिससे उसके डिफेंसेस जो हैं, ईरान के डिफेंसेस, वो बड़ी हद तक वल्नरेबल हो जाएंगे। इसके अलावा खलीजी ममालिक को एक अरसे से ये खदशा लाहक है कि अगर इन ममालिक की ईरान के साथ कशीदगी एक हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो खलीज फार्स के अंदर जो ऑयल की सप्लाई है वो डिस्ट्रप्ट हो सकती है। इन ममालिक की मैशत भी उससे मुतासर होगी, बल्कि आलमी जो मैशत है वो भी मुतासर होगी। यही वजह है कि अमेरिका की जानिब से एक अरसे तक वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब अमेरिका जो है वो, क्योंकि एशिया पैसिफिक की तरफ अपनी तवज्जो को डाइवर्ट कर रहा है, वो चीन को कंटेन करने में अपने वसाइल को सर्व करना चाहता है, उसकी तवज्जो मिडल ईस्ट में जो है वो कम होती जा रही है, और उसके जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं वो भी अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं दीगर खित्तों में, कि इसराइल क्या अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है यानी आयरन डोम मुकम्मल तौर पर इन ममालिक को फराहम करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि वो अपनी अस्करी बर्तरी को मेंटेन करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। आयरन डोम के कुछ हिस्से अजरबैजान और सिंगापुर को फराहम किए गए, लेकिन इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स जो हैं वो नहीं फराहम किए गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल समझता है कि उसे जो एज हासिल है वो उसे खोना नहीं चाहता किसी और मुल्क को ये टेक्नोलॉजी फराहम करके। यही वजह है कि यूएई की जानिब से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के इजहार के बावजूद इसराइल अभी तक इस हवाले से गौर व फिक्र कर रहा है और हेजिटेट कर रहा है किसी हद तक। दूसरा चैलेंज ये है कि क्या सऊदी अरब आने वाले जो कुछ साल हैं उसमें इसराइल को तस्लीम कर लेगा, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेगा। अगर वो करता है तो वो कब करता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो जब इक़्तिदार संभालेंगे अपने वालिद के बाद, तो शायद वो बहुत जल्द इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं उन्हें इस्तवार कर लें, और यूं ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो एड्रेस हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से बहुत सारे सवाल जो हैं वो अभी मौजूद हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। एक और बड़ा चैलेंज है, इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज जो है वो कतर की सूरत में मौजूद है कि क्या कतर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार करेगा। रवाबित तो हैं, लेकिन कतर ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दीगर गल्फ ममालिक से हमेशा इंडिपेंडेंट रखी है, और अल जजीरा ने जो किरदार अदा किया अरब स्प्रिंग के दौरान वो भी इसमें हमें कंसीडर करना चाहिए। और कतर के अंदर तुर्की की और अमेरिका की अस्करी प्रेजेंस भी है, टर्किश बेस है वहाँ पर, अमेरिका का बेस है वहाँ पर। तो इस सूरत में जो है वो इस सारे इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला करता है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इस इत्तेहाद में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इसराइल की टेक्नोलॉजिकल जो बर्तरी है उसको हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो गल्फ ममालिक का जो डिफेंस है वो कंसोलिडेट नहीं हो सकता जब तक कि इसराइल जो है वो इन ममालिक को हथियार फराहम ना करे। वो तीनों हजरात, जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उस हवाले से कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग करवा सकता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी और उसकी जो दिफाई पॉलिसी है वो बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो है वो होती है। वो तीनों हजरात, इस हवाले से एक और बड़ा दिलचस्प चैलेंज जो है जिसे एड्रेस करना, ये जिस हवाले से गौर व फिक्र जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, वो है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब जानते हैं कि गल्फ ममालिक जो हैं वो अमेरिकी हथियार खरीदते हैं, अमेरिकी जहाज खरीदते हैं, और वो उससे इस इंडस्ट्री की जो है वो बहुत ज़्यादा आमदन होती है। तो क्या वो अपना जो मार्केट शेयर है वो किसी हद तक इसराइल के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, या उनकी जानिब से इसकी कोई मुखालफत सामने आ सकती है, इस पर वो कोई रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं। और इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से कहा जाता है कि ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका भी अपनी खारजा पॉलिसी के बाज़ फैसले जो हैं वो इसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता।
और अमेरिका की जो दिफाई पॉलिसीज हैं दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और इसकी ताकत के हवाले से एक और लेजेंड जो मशहूर है वो ये है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाज़ात का बीज बोकर उन्हें जंग की जानब धकेलता है, या वहाँ पर जंग के ऐसे ख़तरात जो है वो पैदा कर देता है कि वो ममालिक इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से हथियार खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। आने वाले दिनों में देखना यह है कि इसराइल और खलीजी ममालिक इन तमाम चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस करते हैं, इनसे किस तरह से निमटते हैं, और ये इत्तेहाद तश्कील हो भी पाता है कि नहीं। इसके साथ ही मुझे यानी इसके साथ ही सलमान अहमद लाली और पाक टर्क न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर आप इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.pakturknews.com को ज़रूर विज़िट कीजिए। उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।